हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी को और नमस्ते, नमस्कार और जय श्री श्याम। आज का जो हमारा क्लास है, जो सेशन है, वो आपका जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मॉक पेपर कराया था एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आज के क्लास में उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा जो है मॉक पेपर नंबर कितना है बेटा? मॉक पेपर नंबर है 11, यानी 11 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फटाफट लाइव आ जाइए सभी लोग मेरे भाई, सभी मेरे प्यारे बच्चों लाइव आ जाओ। यस, जय श्री श्याम। सभी को फटाफट अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है सिनोनिम्स। क्या बताना है बेटा? सिनोनिम्स बताना है। सिनोनिम्स को करने के लिए आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए, वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। वर्ड क्या लिखा है? बोरिंग। चलिए पहला वर्ड इसमें लिखा है बेटा बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है? बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। बोरिंग का हिंदी में अर्थ होता है उबाऊ। ये ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है मोनोलिथिक। मोनोलिथिक याद रखिएगा मेरे भाई। मोनो का मतलब होता है एक और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, यानी एक पत्थर को बोलते हैं मोनोलिथिक। ये हो गया एक और ये हो गया आपका पत्थर। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक पत्थर। फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? फ्यूरियस का मतलब होता है नाराज होना एक तरह से। फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री। एंग्री। और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे मोनोटन। मोनोटोनस। मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का मतलब क्या हो जाएगा? मोनोटोनस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे उबाऊ। तो आपका राइट आंसर आपसे पूछ रहा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोटोनस हो जाएगा। आसान सवाल है ये। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला कि मोनोलिथिक का मतलब होता है, मोनो मतलब एक और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। जैसे एक वर्ड आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा मोनो और यहाँ लिखा गेमी। तो मोनोगेमी का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो एक बार में एक शादी करते हैं। गेमी का मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक शादी की प्रथा को मोनोगेमी कहते हैं। अगर क्वेश्चंस में मोनो की जगह अगर मान लीजिए बाई आ जाता है, बाई गेमी, तो इसका मतलब दो होता है। अगर इसकी जगह बेटा पोली आ गया, पोलीगेमी, तो पोलीगेमी का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। फटाफट आप सभी लाइव आ जाइए और ये आप क्वेश्चन देखिए। मोनोगेमी, बाईगेमी एंड पोलोगेमी। तो गेमी, ये गेमी जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड वर्ड है मेरे भाई? तो ये रिलेटेड है आपके मैरिज से, इसको ध्यान रखना है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और ये रहा आपका पहला आंसर। ठीक है, क्या क्या सीखा आपके सामने है। इसी तरीके से नोट्स बनाते चलिएगा, सीखते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा कि रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करिए। तो देखिए बहुत आसान है। इसका मतलब ये वेंट, वेंट कौन है बेटा? वर्ब है। यस्टरडे कौन है? टाइम है। कौन सा टाइम है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी क्या है सर? वी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। तो स्टार्ट किससे होगा इसमें? तो सर स्टार्ट इससे होगा, वी से स्टार्ट होगा, यानी क्यू से स्टार्ट होगा। अब क्यू के ऑप्शन कितने हैं? एक ही ऑप्शन है। तो सर इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आ गया। एम आई राइट? बहुत आसान सवाल है। लेकिन आप देखिए वी के बाद हमारा जो है, वी के बाद हम क्या लिखेंगे? वेंट, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। वी वेंट। अच्छा हम लोग कहाँ गए? वी वेंट टू द पार्क। ठीक है, मतलब आर के बाद एस। कब गए? यस्टरडे। अच्छा यस्टरडे से हमें क्या पता चला? किसी भी सेंटेंस में मेरे भाई यस्टरडे लिखा हुआ आता है, एगो लिखा हुआ आ जाए या फिर बिफोर लिखा हुआ आ जाता है, तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब आता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहे होंगे और आप कुछ सीख पा रहे होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, यानी अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए बेटा क्या पूछ रहा है।
कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एडवर्बियल यूजेस। मतलब इसमें आपको एडवर्ब की पहचान बतानी है। तो मेरे भाई सबसे पहला बात तो मुझे ये बताओ कि एडवर्ब होता क्या है, व्हाट इज एडवर्ब। तो सर जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा आपको, मैंने लिखा रवि और मैंने यहाँ पे लिखा रंस, रवि रंस। तो ये जो रवि है ये कौन है, रवि आपका नाउन है। और नाउन किस पोजीशन पे काम करता है, सब्जेक्ट के पोजीशन पे काम करता है। रंस यहाँ कौन है भाई, तो रंस यहाँ वर्ब है। अब आपने पूछा कि सर ये बता दो कि रवि कैसे दौड़ता है, तो भाई रवि या तो तेज दौड़ सकता है, नहीं तो रवि कैसे स्लोली दौड़ सकता है, यहाँ पे या तो फास्ट दौड़ सकता है या फिर यहाँ पे क्विकली दौड़ सकता है। तो किसी भी वर्ब की विशेषता बताने का काम कौन करता है जी, एडवर्ब करता है। तो पहला चीज तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी वर्ब की विशेषता को बताने का काम करता है। क्या ये पॉइंट आपका क्लियर है मेरे भाई? अगर क्लियर है तो क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर अरुण आपका सब्जेक्ट हो गया, विल आपका यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया, पे आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब ये डियर लिखा है तो भैया ये डियर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर ली हो जाएगा, डियरली लिखना पड़ेगा। तो आपका जो एरर है वो किस पार्ट में है बेटा, बी पार्ट में एरर है। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, यानी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखो जी चलिए क्या पूछा है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, जिसको बच्चे से काफी डर लगता है। जब भी आप PQRS के क्वेश्चंस को करें तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा। स्टार्टिंग या तो भैया नाउन से होता है, नहीं तो प्रोनाउन से होता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो आइए चेक करते हैं, पी में क्या लिखा है, द सन। क्या द सन आपका नाउन बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि द आपका आर्टिकल है, सन आपका नाउन है। यानी किससे स्टार्ट होना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए। पी के कितने ऑप्शन है सर, एक ही ऑप्शन है, यानी ये आपका राइट आंसर है POQR। लेकिन फिर भी जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको आप अच्छी तरीके से चेक करिए। बनारस की धरती से प्रणाम, आपको भी प्रणाम, नमस्ते और नमस्कार। ठीक है चलिए ठीक है, तो यहां से देखिए द सन, तो ये द आर्टिकल हो गया और जो सन है भैया ये क्या है, तो सन आपका नाउन हो गया। यानी ये कैसे काम कर रहा है, एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है मेरे भाई। अब मुझे ये बताइए कि द सन, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो क्रिया चाहिए, क्रिया यानी वर्ब चाहिए हमें। तो वर्ब यहाँ पर कौन है बेटा, तो ये वर्ब है देखिए प्रोवाइड्स, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि नहीं। अगर सिंगुलर है तो द सन क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, प्रोवाइड्स हो जाएगा, ऐसे प्रोवाइड्स। अब पी के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और इसमें एक ही ऑप्शन है, तो एग्जाम में तो क्या करना है, देखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको पूरी कंटेंट को ध्यान से देखना होता है। तो भाई मेरे ये कह रहा है कि द सन प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी, ठीक है, किसको, टू आवर प्लानेट, हमारे प्लानेट को। हमारा प्लानेट कौन है, अर्थ है, और अर्थ क्या करता है हमारे को, सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा लगा, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी और हमारे देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को नमस्ते नमस्कार है SK श्रवण सर की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊं, अच्छे से सिखा पाऊं, एक एक कंटेंट आपका क्लियर करा पाऊं मेरे भाई। अगर आपके सफलता में मेरा थोड़ा सा भी योगदान है तो मैं चाहूंगा कि वो योगदान रहे और मैं पूरे भारत भर में किसी भी बच्चों को पढ़ाऊं तो वो बच्चा सेलेक्ट हो अच्छे से। किसी भी बच्चे को इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चंस में दिक्कत आए, आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। जब भी मैं फ्री रहूंगा उस कमेंट का मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा मेरे भाई। कोई भी क्वेश्चन, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि साइंटिस्ट वर कंडक्टिंग, इसका मतलब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है भैया।
एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब देखिए वर यहाँ पे लिखा है कि जब भी आपके क्वेश्चन में वाज और वर के बाद V1 प्लस ING फॉर्म आता है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज और वर के तुरंत बाद बिंग लगा दीजिए और V1 प्लस ING को वर्ब के तीसरे रूप में बदल दीजिए। अब आप ऐसा देख लीजिए कहाँ लिखा गया है। अब ये देखिए लिखा है एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स है, इसमें एस लगा है तो इसलिए वर आ गया। वर के साथ बेटा बिंग आया, बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे लिखा है द न्यूली डिस्कवर स्पेसिस हैज बीन का कोई सेंस नहीं है। यहाँ कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट ऑन द न्यूली डिस्कवर स्पेसिस हैड बीन लिखा है, हैड बीन नहीं आएगा कभी भी, और यहाँ पे हैज बीन लिखा है। तो मेरे भाई अगर आप ऑप्शन से भी क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन सेकेंडों में बन जाएगा। बस आपको थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है, थोड़े से राइट मोटिवेशंस की जरूरत है और थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। एम आई राइट? आप इंग्लिश का पेपर क्रैक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि सी हैज वीटी रिमार्क अबाउट एवरीथिंग। वीटी, तो सबसे पहला हमें ये बताना है कि ये वीटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीटी, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए कमेंट में लिख के आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वीटी का मतलब क्या होता है? वीटी रिमार्क्स अबाउट एवरीथिंग। सो वीटी का बहुत सारा मतलब होता है। एक मतलब इसका ये भी हो सकता है मजाकिया। वीटी का मतलब मजाकिया भी हो सकता है। देखिए सॉरी मतलब तो आप जानते, एक सॉरी आसान है। सॉरी का मतलब क्या होता है? माफी मांगना और क्षमा मांगना, बिल्कुल सही। एक वर्ड है यहाँ पे अनएम्यूजिंग, अनएम्यूजिंग। तो भैया एम्यूजिंग शब्द है, जो अन अगर हटा दीजिएगा, एम्यूजिंग केवल लिखेंगे तो एम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजन करना। अनएम्यूजिंग का मतलब मनोरंजन नहीं करना एक तरह से। अब एक वर्ड इसमें लिखा हुआ है विमसिकल, विमसिकल, और एक वर्ड है WEFUL, ऊफुल। चलें कमेंट में लिखकर इसका आंसर हमें बताएं। मनु चौधरी सर बी होगा। अच्छा राधे श्याम बी होगा। चलिए अच्छा लग रहा है आप लोग आंसर बता रहे हैं, फटाफट आंसर बता दे। चलिए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन? देखिए विमसिकल का मतलब होता है सनकी टाइप के लोग, शनकी, सनकी होते हैं। ऊ फुल का मतलब होता है भैया दुखी, ऊ फुल का मतलब होता है दुखी। मैंने चारों वर्ड आपके सामने लिख दिया है, अब तो आंसर बता दो कमेंट में लिख के क्या आंसर हो जाएगा आपका इसका। कह रहा है सी हैज डैश रिमार्क अबाउट एवरीथिंग, और पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, इसका पूछ रहा है क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आंसर इसी तरह से बरकरार रखिएगा, आंसर बताते चलिए मेरे भाई सभी लोग। देखिए वीटी का मतलब क्या होता है? वीटी का मतलब होता है मजाक में किसी चीज को कर देना। तो अगर कोई चीज को हम मजाक में ले रहे हैं, इसका मतलब अगर ये अम्यूजिंग होता तो ये इसका सिनोनिम्स बन जाता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अनएम्यूजिंग, मतलब किसी चीज को सीरियस में लेकर करना। ठीक है, अनएम्यूजिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बाकी के वर्ड्स आपको प्लीज याद रखिएगा। क्या पता 2024 में अगर आपसे ये पूछा है तो 25 में आपसे दूसरा वाला ऑप्शन से पूछ दे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बताइए, कह रहा है कि 5 years लेटर,
5 years लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है भाई? लेटर का मतलब होता है बाद में। बाद में, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि यार मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई शैल कॉल यू। और ये हो गया लेटर, आई शैल कॉल यू लेटर। इसका मतलब ये लेटर वर्ड का यूज आपने कहाँ कर रखा है? तो सर फ्यूचर टेंस में। सर मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, आई शैल कॉल यू लेटर। यहाँ पे अगर बाद की बात कर रहा है तो ये लिखा है वॉज ईटिंग। भाई आप खुद बताओ कि वॉज का प्रयोग हम किस टेंस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं ना। अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस। दिस से हमें क्या पता चल रहा है? दिस से हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब इससे भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। तो 5 years लेटर आई एम ईटिंग। देखिए आई के साथ तो कभी हैज नहीं लग सकता, सर ये गलत है। और यहाँ पे हैड बीन पास्ट में चला जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पे ये लिखा है विल हैव बी। भाई विल हैव बी नहीं होता है, विल हैव बीन होता है, ये भी गलत है। तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया, वो है आपका एम ईटिंग। एम आई राइट? 5 years later, I am eating this same dish at the same restaurant। मैं इस सेम डिश को सेम रेस्टोरेंट में खा रहा हूं 5 साल के बाद भी। मतलब ये जो कहानी कही जा रही है, जो बातें कही जा रही है, वो एट द सेम टाइम पे कही जा रही है, इसलिए इसमें प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। चलो भैया अगला सवाल है, बताएंगे भैया एरर कहाँ है? व्हाट इज द एरर इन द क्वेश्चन? क्या गलती है बता दें। बहुत आसान सवाल है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। हाँ जी। चलिए, कह रहा है कि द एम्प्लॉइज वेयर कंफर्टेबल विथ मी एंड दे टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस आई हैज वर्कड देयर एज ए मैनेजर। देखिए मैं क्वेश्चंस को कैसे पढ़ रहा हूँ, एक बार आइए, आइए मेरे पास और मेरे साथ क्वेश्चंस को पढ़िए प्लीज कम। आइए देखिए इधर, क्वेश्चंस को हमने पढ़ना स्टार्ट किया कहाँ से? देखिए मैंने बोला द आर्टिकल है, आर्टिकल के साथ नाउन आया है। एम्प्लॉइज किस तरह का नाउन है ये? तो सर ये प्लूरल नाउन है। कैसे? एस लगा है, अगर प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आया है। आगे यहाँ पे लिखा है कंफर्टेबल, ठीक है भाई। द एम्प्लॉइज वेयर कंफर्टेबल, मतलब ए पार्ट में कोई भी गलती नहीं है। एम्प्लॉइज जो है वो कंफर्टेबल थे, किसके साथ? मेरे साथ, विथ मी। और एंड कंजंक्शन है, इसके बाद लिखा है दे किसके लिखे लिखा हुआ है? एम्प्लॉइज के लिए। दे टॉक अबाउट, वे बातें कर रहे थे। टॉक यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सर सेकेंड फॉर्म, यानी पास्ट में चल रहा है। किसकी प्रॉब्लम के बारे में? देयर प्रॉब्लम्स के बारे में। सिंस, सिंस और तब से यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा आई। अब खुद आप सोच के देखिए कि ये पूरे सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, और वैसे भी आई के साथ कभी हैज तो नहीं आ सकता ना, ये तो गलत है, ऐसे भी गलत है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बेटा आई हैड वर्कड देयर एज ए मैनेजर। तो आंसर आपका किस में है? सी पार्ट में आपका गलत है भाई, सी पार्ट में गलत है, सी पार्ट में गलत है जी। चलिए आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी बताइए, बताइए इस क्वेश्चंस में क्या गलत है, क्या क्या आंसर होना चाहिए? चलिए फटाफट बताइए, तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। विकास थोड़ा बोतल देना, बोतल। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पैरालाइज्ड। पैरालाइज्ड का मतलब आपको सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि पैरालाइज्ड जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है? अनहेल्दी होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। पूछ क्या रहा है भाई? पूछ रहा है आपसे, इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा है।
कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा ना। तो एंटोनिम्स, अगर कोई चीज अनहेल्दी है तो उसका उल्टा शब्द क्या बन जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो वैसे तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। लेकिन इसमें दो वर्ड हैं जो आपको सीखना चाहिए। एक वर्ड है बेटा सल्ट्राई। सल्ट्राई का मतलब होता है गुस्सा करना, गुस्सा, गुस्सा। दूसरा वर्ड है डेम्योर। डेम्योर का मतलब होता है जी संकोच करना, यानी संकोची जिसको बोलते हैं ये। तो आप इनके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप जरूर देखते चलिएगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चंस। 9 की बात, क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा गया है। तो देखिए पहला स्पेलिंग आपका क्या लिखा है, कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। दूसरा क्या लिखा हुआ है, सेटबैक, SET सेट, और BACK सेटबैक, ये होता है। तीसरा लिखा हुआ है बेटा डिजास्टर, DISASTER, डिजास्टर का मतलब होता है भैया आपदा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा है ट्रायल। ट्रायल का मतलब होता है दोबारा से कोशिश करना, ट्रायल्स देना। ठीक है। ट्रायल्स मतलब क्या होता है, ट्रायल करना, मतलब जैसे क्रिकेट वगैरह में ट्रायल्स होते हैं उस तरह से। जैसे आप कपड़े को पहन के ट्रायल्स करते हैं, है ना, कि बड़ा है छोटा है, दैट इज ट्रायल्स करना। तो इस तरह से इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है, तो बी ऑप्शन आपका गलत है, यानी सेट बैक में BE नहीं होगा, ये होगा बेटा BACK, बैक। चलिए ये क्वेश्चंस बताइए, क्या एरर है इस क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चंस में एरर नहीं पूछ रहा है, फिलर्स पूछ रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स। तो एक चीज आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। समझने वाली चीज क्या है भाई, कि अगर आपके क्वेश्चन में बेटा कभी भी हैज आ जाए, क्या आ जाए, हैज, या क्वेश्चन में अगर हैव आ जाता है या फिर हैड आ जाए, तो इसके साथ हम हमेशा कौन से वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ यूज करते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप हमें बताएं कि हेड के बाद क्या क्लिपिंग आएगा, नहीं। यहाँ भी क्लिपिंग नहीं, क्लिप्स आएगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, क्लिप्ड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे आसान सवाल है, क्या है, देखिए। ये मैंने अपने ऑफलाइन बैचेस के अंदर बच्चों से मैंने बताया था बेटा, कि जब भी तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर ये मीटिंग शब्द आता है, मीटिंग, तो आप याद रखना कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा एजेंडा। एजेंडा, ये एजेंडा किस तरह का नाउन है, सर ये प्लूरल नाउन है। आपको कैसे पता चला, क्योंकि एजेंडा का अगर सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे तो ये होगा एजेंडम। यहाँ पे ये जो लास्ट में UM है, इस UM को हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखा गया है, A, तो ये बना है एजेंडा। इराटम, इराटा, मोमेंटम, मोमेंटा, डिक्टम, डिक्टा। तो एजेंडा का हिंदी में अगर अर्थ लिखा जाए तो इसका मतलब होता है भाई कार्य, और ये हो गया सूची, कार्य सूची। तो इसको ध्यान रखना है। तो आसान सवाल है भाई, मेनू कहाँ मिलता है, मेनू तो जो रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं वहां पे मेनू कार्ड मिलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है, इसमें से सेलेक्ट द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ स्पेलिंग एरर। ऐसा सेंटेंस को फाइंड आउट करना है जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं हो। तो आइए चेक करते हैं। कलर थोड़ा सा दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि द insouciance of the rock star considering the importance of the occasions came as a shock to the audience who expected stressful moment। बी में कह रहा है कि द फोकस ऑफ द एग्जीबिशन, तो भाई एग्जीबिशन तो गलत है, एग्जीबिशन ऐसे होना चाहिए ना, तो ये तो गलत है। ये पूछ रहा है किस में गलती नहीं है, यानी बी तो गलत है सर, ये नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है कि द आर्टिस्ट जो है रिसीव्ड किया रिकॉग्निशंस फॉर हर इम्प्रेसिव
etchings and bucolic landscape and recreation of natural scenes around her। ठीक है, और सी को भी एक बार डी देखते हैं। कह रहा है कि द पेंटिंग्स आर स्ट्रक्चर, ठीक है, द पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग सही है, आर लिखा हुआ है और स्ट्रक्चर्ड है, क्रोनोलॉजिकली लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम क्यूबिज्म टू सियोरिज्म। तो भैया यहाँ पे जो स्पेलिंग है यानी डी ऑप्शन में SURR होता है, EALISM, ठीक है। यानी ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं होगा आपका आंसर, या तो ए होगा नहीं तो सी होगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो कौन सा आंसर इसमें सही लिखा गया है? विच आंसर इज करेक्ट? अजय कुमार ये कह रहे हैं कि जिंदगी एक पजल है, एंजॉय करते हुए सॉल्व करो। बिल्कुल सही कहा भैया, आप जहां से भी है, आपको आपके इस बातों के लिए शानदार शानदार बात कही है आपने। ठीक है, जिंदगी एक पजल है, इसे एंजॉय करते हुए सॉल्व करें, क्या बोला है आपने। इंटरेस्टिंग बात बताया भाई ने। चलो, तो एंजॉय करते हुए इसका भी आंसर बता दीजिए कि कौन सा आंसर होगा। विच आंसर इज करेक्ट, कौन सा आंसर सही है इसमें? हम्म चीनू मीणा, चीनू मीणा बहुत लेट आई हैं आप, थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। चलिए, तो ए में गलती है। अच्छा ये बता दीजिए, ए अगर सही है तो सी में क्या गलत है ये बताइए। चलिए, व्हाट इज द एरर इन द सी? अजय को भारत रत्न दे दिया जाए सर, बिल्कुल भारत रत्न अजय को दे दिया जाए। जिसने भी आंसर ये बताया है कि सर ए सही है, चलो ए सही है बिल्कुल, तो सी में क्या गलत है ये आपको बताना है। व्हाट इज द एरर इन द सी? बिल्कुल सी गलत है, लेकिन आप लोगों को ढूंढ के बताना है कि सी में क्या गलती है। तब तक मैं क्वेश्चंस में आगे चलता हूं और मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि सी में जो गलत है वो यहां से लेकर यहां तक में कोई एक स्पेलिंग है जिसे गलत लिखा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा, ये बिल्कुल ए सही है, सी भी गलत है। क्या गलत है वही आपको बताना है, हिंट मैंने आपको दे रखा है। चलिए बताइए, लिखा हुआ है कि द ड्रग पैडलर वॉज अरेस्टेड बाय द नारकोटिक्स टीम्स। वॉज अरेस्टेड, भाई मेरे क्या लिखा है? वॉज अरेस्टेड लिखा है जी भैया, वॉज और वॉज के साथ लिखा है अरेस्टेड, यानी वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो। तो सेकेंड फॉर्म कहाँ है? क्या ये अरेस्ट सेकेंड फॉर्म है? नहीं। हैज अरेस्टेड, बिल्कुल नहीं। वाज अरेस्टेड, तो सर वाज अरेस्टेड का वाज अरेस्टेड कहाँ से आ जाएगा? गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा? सी, यानी द नारकोटिक्स टीम्स अरेस्टेड द ड्रग पैडलर। सी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा हमें समय का गंवाना नहीं है, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि एरर क्या है। एरर मतलब उसमें कौन सा ऐसा स्पेलिंग है जिसे गलत लिखा गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि इस सेंटेंस को सही बनाइए, मीनिंगफुल बनाइए। स्टार्टिंग किससे होगा? कलर दूसरा ले लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं आए। ए ए ए ए मतलब ए से चालू होगा। चलिए, किससे चालू हो रहा है? आई से चालू हो रहा है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए। वर्ब कहाँ है? जी, हर्ड, आई हर्ड, तो ये हो जाएगा आई हर्ड। ठीक है, आई हर्ड। अब आप ऐसे भी देखो, ये ए बी वाला ऑप्शन गलत, ए बी वाला ऑप्शन गलत, या तो ए सी होगा नहीं तो ए जी होगा, यही होगा। अब आई हर्ड हो जाएगा, आई हर्ड में ए जी आ रहा है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है।
अजय को नोबेल पुरस्कार दे के ही मानोगे तुम लोग? चलो दे दो, कोई बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने, कौन है हमारे प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो भी बालक है जो कमेंट में है अजय, इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। ठीक है, अगला अगला आप ही का है नंबर। चलिए, अभी कुछ दिन पहले, अगला सवाल देखिए, सिनोनिम्स बताना है। वर्ड क्या है? वर्ड है बेटा इनचांटिंग। इनचांटिंग, इनचांटिंग का मतलब क्या होता है? इनचांटिंग का मतलब होता है जी मोहित करना। मोहित करना, किसी को लुभाना, मोहित करना या किसी को लुभाना, मोहित करना या फिर किसी को लुभाना। तो इसका आपका पूछ रहा है कि कौन सा सिनोनिम्स वर्ड होगा, तो इसका आसान सवाल है, एल्यूरिंग हो जाएगा। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब होता है मोहित करना, इसको याद रखिएगा। इको शब्द कहां से आया है? इकोइंग, इकोइंग का मतलब साउंड से रिलेटेड है, SOUND, साउंड, इकोइंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक क्वेश्चंस मैंने पूछा था चीनू सर। हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत शानदार है, बहुत शानदार, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और हाँ, चीनू मीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आप जब भी चौधरी क्लासेस की तरफ आप जब भी आए, तो आपके लिए मेरे तरफ से एक डेयरी मिल्क रखा हुआ है, आप उसे जरूर लेकर जाइएगा। ठीक है, फॉर गिविंग द राइट आंसर। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, तो आप आंसर ठीक है, तो आप एक डेयरी मिल्क आप हमारे तरफ से लेके जाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 10 रुपए की नगद घोषणा SK श्रवण सर की तरफ से। चलिए, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वी हैव पोस्टपोन दिस मूवी आउटिंग टू मेनी टाइम्स। मतलब कह रहा है कि वी हैव पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, आगे बढ़ाना। दिस मूवी, इस मूवी को, आउटिंग टू मेनी टाइम्स, वी आर गोइंग टुमारो, कल हम लोग जा रहे हैं, अब हम लोग पोस्टपोन नहीं करेंगे भैया, बहुत पोस्टपोन कर दिया, चाहे जो हो जाए। इसका मतलब हो जाएगा कम। ये एक इडियम्स फ्रेजेस है, कम। ये हो जाएगा यहाँ पे रेन, और रेन के साथ और के बाद हो जाएगा साइन। कम, रेन और साइन, याद रखिएगा। इसको लिखेंगे कम्स व्हाट में, चाहे जो हो जाए, कल हम लोग जाके रहेंगे। तो यह आपका राइट आंसर है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। 10 रुपए ले जाओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। अगर किसी ने अच्छा से जवाब दिया है तो आप भी दीजिए, आप भी ले जाइए, है कि नहीं? पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ और पहले पाओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, एक ट्रिक बताता हूं, बहुत प्यारा सा ट्रिक है। देखिए, ये लिखा है नीड्स टू बी। हम सभी को पता है कि ए से चालू नहीं होगा, ये ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिक छिपा हुआ है। वो ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूं। कि देखिए, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि बी के बाद हम आगे वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा नीड्स, और नीड्स के बाद लिखा है टू बी, तो आगे आएगा रिप्लेस्ड। कहने का मतलब हमारा यह है कि ए के बाद यहां पर एफ आएगा, और ए के बाद एफ जिस ऑप्शन में भी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो अब आप देखो, ए के बाद एफ कहां है सर? यहां है। ए के बाद एफ यहां है सर? नहीं है। यहां पर है? बिल्कुल नहीं है। यहां पर है? नहीं है। तो आपका ये राइट आंसर है। तो इसको बोलते हैं ट्रिक्स, जिसकी मदद से हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, बिना पढ़े हुए भी अगर हमारे पास कुछ अच्छे ट्रिक्स हैं तो हम क्वेश्चंस को आसानी से कर लेते हैं। अब एग्जाम में तुम थोड़ी ना बैठ के पूरा पढ़ने जाओगे, तो आपको ऐसे ट्रिक्स याद करने पड़ेंगे कि यहाँ पे नीड्स टू बी क्या हो जाएगा? रिप्लेस्ड हो जाएगा।
ये क्वेश्चन नंबर याद करिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 18 नंबर क्वेश्चन है। नीड्स टू बी रिप्लेस, ए के बाद एफ आएगा, जिस ऑप्शन में भी होगा वो राइट आंसर है। अब मान लो कि 2 ऑप्शन दिया गया होता तो तब थोड़ा टाइम लगाते, फिर हम देखते कि भाई स्टार्ट किससे होगा इसमें। तो ये कह रहा है क्वेश्चंस में कि द सेल्फ इन, अब ये देखो ये भी एक ट्रिक्स है, ये भी एक ट्रिक है कि इन लिखा है, इन ये प्रीपोजिशन है तो आगे नाउन आएगा, तो द सेल्फ इन द किचन, यानी बी के बाद डी ऑप्शन आएगा, और बी के बाद डी ऑप्शन यहां पे दे रखा है, और ये आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए, चलिए कमेंट में लिखकर फटाफट बताइए। सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रिपल्स लिखा हुआ है, क्या होता है रिपल्स का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपल्स? कितने लोग? रिपेल, रिपेल का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बना लेना, रिपेल करना है ना, रिपेल से ही बना है रिपल्स करना। और पूछ क्या रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है, तब तो आसान काम कर दिया भाई, इसका तो आसान हो गया। आप लोग ऐसे देखिए, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, के बदले में, है ना। और रिकवर का मतलब, रिकवर मतलब वसूली करना, हाँ अपने कब्जे में लेना, वसूली करना, है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखा है रिप्रूव, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन करो कैसे। रिप्रूव का मतलब होता है निंदा करना किसी का, क्रिटिसाइज करना, एबेस करना, नीचा दिखाना किसी को, ह्यूमिलिएट करना। तो ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। रिपल्स का आंसर हो जाएगा बेटा रिपेल, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। और इसमें सीखने वाला कौन सा है, तो बी ऑप्शन सीखने वाला है, इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए अगला सवाल, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए। देखिए पहला मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सभी लोगों से, टू ब्रेक द आइस, घनश्याम, चुप्पी तोड़ना, इनिशिएट स्पीकिंग, है ना जी। टू ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है स्टार्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन ये होता है भाई। सबसे पहला तो ये टू ब्रेक द आइस। दूसरा टू ब्रेक अ लेग, टू ब्रेक ए लेग इसका मतलब क्या होता है, तो इसके टांग तोड़ना। अरे सर सब पढ़ाया हुआ है। टू ब्रेक अ लेग का मतलब टांग तोड़ना नहीं होता है, इसका मतलब होता है गुड लक। क्या होता है? गुड लक। इसका मतलब होता है गुड लक, किसी को गुड लक बोलना। चलिए तीसरा सवाल देखो, थर्ड कह रहा है कि सीट ऑन द फैंस, सीट ऑन द फैंस का मतलब क्या होता है, सीट ऑन द फैंस इस इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए डिफिकल्ट, तलवार की नोक पे चलना। चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं आप लोग। हैं? अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड लक, तो ब्रेक ए लेग, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी। चले चलें सर आगे, चलिए नेक्स्ट। मनीष कहाँ है, वेर इज मनीष? मनीष आप कहाँ हो, कम सुन, जल्दी आओ। चलिए पैसेज को एक एक करके पढ़ते हैं, पहले बोर्ड पे देखिए आराम से, देखो बेटा। कलर दूसरा ले लेते हैं, थोड़ा सा प्यारा सा कलर। कह रहा है कि पीपल, पीपल माने लोग, ऑफन माने अक्सर, से माने कहते हैं कि, जो स्टार्स होता है, जो तुम्हारे तारे होते हैं,
वो तुम्हारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बट दे फॉरगॉट, वो इस बात को भूल गए हैं कि द फैक्ट, जो तथ्य है, डेट सक्सेस और फेलियर, सफलता और असफलता जो है, इज द रिजल्ट ऑफ वंस ऑन वर्ड। ये कह रहा है कि जो तारे होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि लोगों का भाग्य कैसा होगा, लेकिन वो दूसरी तरफ कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एक्शन कैसा है, तुम कैसे मेहनत करते हो। तो यहां पे भाई तुम्हारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑफ वंस ऑन, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, एक्शन हो जाएगा। ध्यान रखना, पावर नहीं है, इंसिडेंट नहीं, केस नहीं, केस का मतलब मुकदमा होता है, ये गलत है। तो एक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे कह रहा है कि इफ वी सो चाफ, चाफ का मतलब क्या है, चाफ का मतलब है भूसा। भूसा मतलब पता है, हाँ, जो गाय को डालते हैं ना वो। इफ, हाँ, एक्शंस, हाँ सही है, ऑन्स एक्शन, खुद के एक्शंस। कह रहा है इफ वी सो का मतलब होता है बोना, बोना। क्या बोना, भूसा। वी कैनॉट रीप ग्रेन, अगर तुम चेफ यानी भूसे को अगर तुम बोते हो तो तुम कभी भी अनाज की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये सीधी सीधी बात है भाई। तुम एक्शन करोगे नहीं, बोलोगे सर हमें वोकैब याद करा दो, अरे कैसे याद करा दो, याद तुम्हें करना पड़ेगा, हम कहां से याद कराएंगे। हमारा काम है तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड कराना, अच्छे से पढ़ाना। भाई मेहनत करना किसका काम है, आपका काम है। अगर मेरी बात सही लगे तो फटाफट कमेंट में यस लिख कर बता दो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। हाँ, बोए पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाए। है कि नहीं। वी कैनॉट रीप ग्रेन एंड द रिजल्ट ऑफ कंसिक्वेंस एन एक्शन डिपेंड्स ऑन व्हाट वन डज एंड टू द एक्सटेंट ही। ये तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो। हाँ बिल्कुल। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चंस में क्या आएगा, कह रहा है कि टू द एक्सटेंट ही, जो काम वो करता है, तो ही जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ही के साथ कभी हैव नहीं आ सकता है, क्रिएट नहीं होगा, यहाँ पे पुट की बात नहीं कर रहा है। आंसर यहाँ हो जाएगा बेटा, ही का साथ डज आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डज हो जाएगा ऑप्शन, डज इट। कह रहा है कि इफ वी वर्क हार्ड, यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं, वी सक्सीड ओनली टू द एक्सटेंट, तब हम सफलता पाते हैं, डेट वी वर्क। पीपल हु थिंक, लोग जो ऐसा सोचते हैं कि द लॉ ऑफ कर्म, द लॉ ऑफ कर्म इज डैश में फील दैट इफ वन इज डेस्टिन्ड टू गेट समथिंग ही विल ऑलवेज गेट इट वेदर ही स्ट्रीव्स फॉर इट और नॉट। चलिए आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है। कह रहा है कि यहां पे पूछ रहा है कि द लॉ ऑफ कर्म इज सुप्रीम। द लॉ ऑफ कर्म मतलब जो कर्मा का जो लॉ है, कानून है, जो तुम कर्म करते हो, ये सबसे सुप्रीम है, ये सबसे मजबूत है, सबसे बड़ा है। कर्म करोगे अघोरी की तो फिर अघोरी ही बनोगे। हाँ, साधु बनने के लिए साधु का कर्म करना पड़ता है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम। क्या हो जाएगा, सुप्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ, आगे टेल अस दैट रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। अगर तुम्हें रिवार्ड मिल रहा है कि तुम्हें पनिशमेंट मिल रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर दुनिया मुझे जानती है, दुनिया आपको जानती है, तो आपके कर्मों के हिसाब से जानती है, ना कि आपके चेहरे को देखकर नहीं जानती। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, टेल अस दैट रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। कह रहा है कि ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, कह रहा है ऑनेस्टी माने ईमानदारी, हार्ड वर्क माने मेहनत, नेवर गो अनरिवार्डेड। अगर तुमने दिल से मेहनत किया है, अगर दिल से तुमने हार्ड वर्क किया है, तो ये कभी भी अनरिवार्डेड नहीं जा सकता है। एंड डैश विल इविल डीड्स नेवर गो। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन में पूछ रहा है। देखो बेटा, देखिए एंड के पहले ये जो ऑनेस्टी वर्ड लिखा है ये नाउन है। क्या है, नाउन। ऑनेस्टी क्या है, नाउन है। कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आगे भी नाउन आएगा। याद रखना एक बात ध्यान, अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन आएगा। अब ये हॉरिबली और बैडली, ये कौन सा वर्ड है,
तो सर ये है एडवर्ब, ये एडवर्ब नहीं होगा। बोलिए कौन है सर? इडियम्स में फीस का प्लूरल फीसेस हो सकता है क्या? देखिए सुनिए मेरी बात को ध्यान से। फीस का मतलब होता है मछली, यानी फीस जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल फॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। अब फीस का जब हम फीसेस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, विभिन्न प्रजाति की मछलियां, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, जैसे आपने बोला कि सर फीस का फीसेस लिख सकते हैं क्या, तो एक मिनट आप सोच के देखिए। मैंने बोला फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ? फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है कि जब जल से मछली को बाहर निकाल दिया जाए। तो क्या वो एक ही मछली की बात कर रहा है, या कोई सी भी मछली को अगर आप निकालते हैं तो अनकंफर्टेबल फील होगा? तो ये डिपेंड करता है बेटा कि वो कौन सा इडियम से। ऐसे डायरेक्ट हम किसी चीज के बारे में यस और नो कैसे बोल सकते हैं? यानी वो आप क्वेश्चंस पूरा लिख कर भेजिए, तब हम आपको बताएंगे कि वो सेंटेंस आपका सही है या नहीं है। लेकिन एक बार दोबारा सुनिए, फिश सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। फिश में हम ES का प्रयोग तब करते हैं जब हम विभिन्न जाति की मछलियों के बारे में बात करते हैं, तब करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर एंड के पहले जो ऑनेस्टी है ये आपका क्या है बेटा? नाउन है, तो आगे भी क्या आएगा? नाउन आएगा। तो यहां पे हॉरिबली और बैडली ये क्या है? एडवर्ब है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो फेयरनेस होगा नहीं यहाँ पे क्या होगा? डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे क्या पूछा है? कह रहा है कि एंड इविल डीड्स नेवर गो, नेवर गो क्या? अगर कोई इंसान बुरा काम करता है तो मेरे भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको पनिशमेंट जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। विल नेवर लिखा है, ध्यान रखिएगा, नेवर। अगर ये नेवर नहीं लिखा होता तो आंसर क्या होता? पनिश्ड होता। नेवर लिखा है इसीलिए आंसर क्या होगा? अनपनिश्ड आंसर हो जाएगा। आज इस एपिसोड को हम, इस प्यारे से एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले एपिसोड में, यानी सोमवार को। मंडे को आप लोग एंजॉय करिए। तब तक के लिए आपने अभी तक जो भी आपने मॉक टेस्ट देखे हैं उसे दोबारा रिवीजन करिए। ओके, एक कमेंट देखने दो भाई, क्या है? हाँ सही है, ये सही है, दिस इज राइट। ठीक है, राइट। अगले क्लास में मिलेंगे। सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।